आज हम आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से जो मानव का विकास है या मानव का जो आदिम विकास है, आदिम इतिहास है, ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य जन्म के समय शिशु होता है, शिशु से किशोर बनता है, किशोर से तरुण अवस्था में आता है, फिर जवानी की दहलीज पार करते हुए वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक देश को अपने पिछड़ेपन से विकास की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। क्रमिक विकास की अवस्था इतनी अधिक सार्वभौमिक है कि वर्तमान समय में जो विकसित कहे जाने वाले देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, इन सभी को इन अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ा है। इसमें ये संभव हो सकता है कि कोई देश अपने सक्रिय प्रयत्नों के द्वारा विकास की प्रत्येक अवस्था में अधिक समय तक रुके रहने की बजाय कम अवधि में ही उसे पार कर ले, परंतु ये नामुमकिन है कि उसने विकास की प्रत्येक अवस्था की परिधि को छुआ ना हो। यानी ये जो विकास की अवस्था है, इनके प्रत्येक में से उसे गुजरना होगा। कोई राष्ट्र इसके लिए कम समय लगा सकता है तो कोई ज़्यादा समय लगा सकता है। इस संबंध में जो अवस्थाओं के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं अर्थशास्त्रियों ने, उनके द्वारा जो है उनका आधार और काल अलग अलग रहा है, इसलिए उनके विचारों में भी मतभेद पाया जाता है। इनमें से कुछ विचारक हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट। इन्होंने 1844 में, ये जर्मन राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री हैं, और 1844 में इन्होंने आर्थिक व्यवस्था के क्रमिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसमें बताया था पहली जंगली अवस्था, फिर चरागाह अवस्था, कृषि अवस्था, उद्योग अवस्था और उन्नत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं उन्होंने दी थी। उसके पश्चात प्रोफेसर हिल्डब्रांड ने 1864 में, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, और विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी: वस्तु विनिमय अवस्था, मुद्रा अवस्था और साख अवस्था। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष को विकास की अवस्थाओं का आधार माना था। उन्होंने 1848 में अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट तौर पर लिखा था कि आज के विद्यमान समाजों का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास है। आज़ाद एवं गुलाम, देशभक्त एवं गद्दार, जमींदार एवं निसहाय मजदूर, शोषक एवं शोषित, सभी एक दूसरे के विरोध में उठ खड़े हुए हैं, और भले ही आपस में वो खुल्लम खुल्ला न सही, चोरी छुपे एक दूसरे पर हावी होने के लिए प्रयत्नशील है। इस लड़ाई का अंत या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के रूप में होगा, अथवा स्पर्धा करने वाले वर्गों के अंत के रूप में। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था सामंतवाद। सामंतवाद से आता है पूंजीवाद, पूंजीवाद से समाजवाद, और समाजवाद से साम्यवाद। तो मार्क्सवाद के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं के विकास की प्रथम अवस्था श्रमिकों के शोषण से प्रारंभ होती है, सामंतवाद से, और अंतिम अवस्था साम्यवाद के रूप में शोषण की समाप्ति के साथ ही साथ परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके अलावा भी प्रोफेसर बकर है, प्रोफेसर एस्ले है, आदि ने आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। अब हम चलते हैं प्रोफेसर रोस्टोव की आर्थिक विकास की अवस्थाएं। प्रोफेसर रोस्टोव की जो आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से जो है विश्लेषण इन्होंने किया है। ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। रोस्टोव ने अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, में आर्थिक विकास की इन अवस्थाओं का उल्लेख किया था। उनके अनुसार जो आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं, वो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। पहली परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरी आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशा, फिर आत्मस्फूर्ति की दशा, फिर परिपक्वता की अवस्था, और अंतिम अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अब हम इन एक एक अवस्थाओं को लेंगे। सबसे पहले लेते हैं परंपरागत समाज की अवस्था, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो रोस्टोव का ये मानना था कि जो परंपरागत समाज से हमारा तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जिसकी संरचना का विकास न्यूटन के
पूर्व के विज्ञान और तकनीक तथा भौतिक जगत के प्रति न्यूटन से पूर्व के दृष्टिकोणों पर आधारित है। सीमित उत्पादन फलनों की सीमाओं के अंतर्गत होता है, यानी वहाँ सीमित उत्पादन फलन कार्य करता है। विकास की इस अवस्था जो होती है, ये अवस्था होती है, वो अत्यंत ही पिछड़ी हुई होती है। उत्पादन बढ़ता है लेकिन अत्यंत धीमी गति से। विकास की उत्प्रेरणाओं का सर्वथा अभाव पाया जाता है। परंपरागत समाज की आधारभूत विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव तथा उत्पादन फलन का सीमित होना है। सीमित उत्पादन फलन से यह तात्पर्य यह है कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का या तो उपलब्ध न हो पाना अथवा उसका व्यवस्थित एवं नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना, जिसके फलस्वरूप ऐसे समाज में प्रति व्यक्ति उत्पादकता का स्तर नीचा बना रहता है। ये समाज अपनी भौतिक प्रगति को वैज्ञानिक रूप से समझने में असमर्थ रहता है। इस समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये दृष्टिगोचर होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रति सीमित दृष्टिकोण पाया जाता है, इसकी पहली विशेषता तो ये होती है। और दूसरा, ये जो अर्थव्यवस्था होती है ये अधिकांश रूप से अल्प विकसित होती है। फिर इसमें औद्योगिकरण का अभाव पाया जाता है और अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर होती है। उत्पादन कार्य परंपरागत विधियों से किया जाता है, जिसके कारण उत्पादकता का स्तर नीचा बना रहता है। जन्म एवं मृत्यु दर ऊंची होने के बावजूद जनाधिक्य की कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही ऊंची होती है, जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। राज्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो अत्यंत सीमित होती है। इस प्रकार में कि समाज में राजनीतिक सत्ता भूस्वामियों के हाथों में केंद्रित होती है, जिसे मार्क्स ने सामंतवाद कहा था। ऐसे समाजों का सामाजिक ढांचा जो उत्तराधिकारवादी होता है, सामंत का बेटा ही सामंत बनेगा, जिससे परिवार तथा जो जाति संबंध है वो इसमें प्रमुख भूमिका निभाते थे। फिर है कि कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, क्योंकि उद्योगों पर आश्रित नहीं थे, ये कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी कृषि था। और कृषि की आय और जो बचतें होती थी उसका अधिकांश भाग अनुत्पादक कार्यों पर खर्च हो जाता था, जैसे युद्ध में, शादी विवाह आदि में, अंत्येष्टि में, मंदिरों में, स्मारकों के निर्माण आदि में खर्च हो जाता था। इस कारण से अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होने के कारण पुनः निर्माण बहुत ही कम हो पाता था। परंपरागत समाज जो है स्थितिक समाज नहीं था, बल्कि उत्पादन स्तर, व्यापार के प्रतिरूप, जनसंख्या तथा आय के परिवर्तन लाने की पर्याप्त संभावनाएं वहां उपस्थित थी। इसका मतलब वो स्थितिक समाज नहीं था। फिर हम आते हैं दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है कि आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, प्री टेक ऑफ स्टेज। आर्थिक विकास की ये जो अवस्था है या जो दूसरी अवस्था है, इसको संक्रमण काल कहा जाता है, जिसमें सतत वृद्धि की पूर्व दशाओं का निर्माण होता है। इस अवस्था में समाज में धीमे रूप में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं और समाज परंपरागत अवस्था से निकलकर एक वैज्ञानिक समाज का रूप लेते हुए आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश करने की तैयारी करने लगता है। इसी कारण से इस काल को आत्मस्फूर्ति विकास की पूर्व दशा का काल कहा जाता है। इस अवस्था में आर्थिक जो सुधार है उनके विचार जन्म लेने लगते हैं और सामाजिक, भौगोलिक, व्यावसायिक गतिशीलता को लाने हेतु परंपरागत जो दृढ़ता है वो टूटने लगती है। उत्पादन की नई जो विधियां हैं, रीतियां हैं, वो अपनाई जाने लगती है तथा प्रगति की दौड़ धीमी बनी रहती है, लेकिन प्रगति प्रारंभ हो जाती है और इससे आत्मस्फूर्ति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। जो रोस्टोव महोदय हैं उन्होंने इस अवस्था का वर्णन किया है कि लोगों में यह विचार फैलने लगता है कि आर्थिक विकास संभव है और वह किसी भी अन्य लक्ष्य, चाहे वह राष्ट्रीय सम्मान हो, निजी लाभ हो, सामान्य कल्याण का प्रश्न हो या फिर बच्चों के सुरक्षित भविष्य का उद्देश्य, उन सब के लिए यह आवश्यक शर्त है। शिक्षा का विस्तार होने लगता है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने लगता है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में नए जो उद्यमी वर्ग है वो आने लगते हैं, बचतों को गतिशील करने लगते हैं और जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण से निवेश बढ़ता है, पूंजी बाजार तथा बैंकों का विस्तार होता है, यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का विकास होता है, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है।
और थोड़े बहुत निर्माणकारी उद्योग भी स्थापित होने लग जाते हैं जो नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक रूढ़िवादी समाज से एक दूसरे समाज की ओर जाने का प्रयास करते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें तकनीकी परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक और संस्थागत जो तत्व हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। कृषि का महत्व कम होने लगता है और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है। आयातों जिनमें विशेष रूप से पूंजीगत साधन होते हैं उनका आयात जो है बढ़ता है और वित्त प्रबंधन जो है प्राथमिक वस्तुओं तथा प्राकृतिक साधनों के निर्यात द्वारा किया जाता है। तो इसके इन जो हम पूंजी का आयात करते हैं उसके लिए हम वित्त की जो व्यवस्था है उसके लिए हम प्राथमिक वस्तुएं या तो बाहर निर्यात करते हैं या फिर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बेच करके और हम प्राप्त करते हैं। बैंकिंग व्यवस्था, परिवहन, संचार, शिक्षा प्रणाली, श्रम शक्ति का जो वर्तमान स्तर है उसमें विकास व सुधार होने लगता है, यानी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होने लगता है। और जो शासन प्रणाली है उसमें भूस्वामियों का महत्व अब घटने लग जाता है। उसके स्थान पर एक राष्ट्रवादी या सक्षम सरकार की स्थापना हो जाती है। तो प्रोफेसर रोस्टोव का ऐसा मानना था कि इस आत्मस्फूर्ति से पूर्व की जो दशा है उसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक है। जैसे इस अवस्था में पहुंचने के लिए राष्ट्रीय आय का लगभग 5 से 10% या इससे अधिक भाग जो है विनियोग होना चाहिए। कृषि उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए ताकि बढ़ती हुई सामान्य तथा शहरी जनसंख्या को खाद्य पूर्ति की जा सके। फिर यातायात और सामाजिक सेवाओं के विकास पर कुल विनियोग का काफ़ी बड़ा भाग खर्च होना चाहिए, यानी सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी का निर्माण होना चाहिए। आधुनिक उद्योगों का विकास होना चाहिए और उद्योगों में विविधीकरण आना चाहिए। सामाजिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहली अवस्था हमने देखी थी परंपरागत समाज की अवस्था, वो एक निष्क्रिय अवस्था थी और दूसरी अवस्था इसमें सक्रियता ले आती है जिससे अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। और देश विकास की तीसरी अवस्था यानी इससे बाद जो आएगी आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। अब आते हैं तीसरी अवस्था या आत्मस्फूर्ति की अवस्था। इसको आत्मस्फूर्ति अथवा छलांग लेने की अवस्था जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है किसी भी राष्ट्र के लिए। और प्रोफेसर रोस्टोव ने भी इसके बारे में कहा है कि आत्मस्फूर्ति अल्प विकसित अवस्था और विकास की चरम सीमा के बीच एक मध्यांतर यानी इंटरवल की अवस्था है। यह वह अंतराल है जब पुरानी बाधाओं तथा प्रतिरोधों पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। विकास की प्रेरक शक्तियां जो अब तक निष्क्रिय बनी हुई थी सक्रिय हो उठती है और विस्तृत होकर समाज पर हावी होने लगती है। विकास समाज की एक सामान्य दिनचर्या का रूप ले लेता है और संचयी विकास उसकी आत्मा तथा उसके संस्थानिक ढांचे का अभिन्न अंग बन जाता है। इस अवस्था को प्रोफेसर किंडलबर्जर ने अधिक रूप से स्पष्ट करते हुए बताया था कि यह प्रगति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकास की रुकावटें दूर हो जाती है। विकास की दर को चक्रीय वृद्धि के नियम के अनुसार बढ़ाने हेतु इसमें जो विनियोजन या विनियोग की राशि है वो 5% से बढ़ाकर 10% से अधिक होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कुछ मामलों में इस दशा में आत्मनिर्भर होने लगती है। जो प्रोफेसर रोस्टोव हैं उनके अनुसार ये जो अवस्था है की अवधि जो है छोटी होती है और ये लगभग 2 दशक तक चल सकती है। उन्होंने प्रोफेसर रोस्टोव ने कुछ देशों का विश्लेषण किया और उनके आत्मस्फूर्ति काल का उल्लेख भी किया है जो आपको इस नेक्स्ट टेबल में दिखाई दे सकता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन में ये अवस्था थी 1783 से लेकर 1802 तक रही है। अमेरिका में ये 1843 से लेकर के 1860 तक रही है और भारत में यह 1952 से प्रारंभ हुई है, यानी 1952 से प्रारंभ हुई है और अभी तक यह द्वितीय अवस्था में ही है। इसके आगे की अवस्था को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि जब उन्होंने विश्लेषण किया तब भारत ने जो है इस अवस्था में प्रवेश ही किया था। क्योंकि जो रोस्टोव ने जो अपना जो ये अवस्थाएं दी है जिस उन्होंने अपने पुस्तक में दी है
उस समय तक जो है भारत जो है द्वितीय अवस्था में ही या आत्मस्फूर्ति काल में प्रवेश कर चुका था 1952 में। इस जो आत्मस्फूर्ति की जो अवस्था है, इसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर एवं स्वयं संचालित हो चुकी होती है। आर्थिक विकास की बाधाओं पर काबू पा लिया जाता है और अधिक प्रगति की जो प्रेरक शक्तियां हैं उनका भरपूर विस्तार होता है, यानी अर्थव्यवस्था तेजी की ओर दौड़ने लगती है। गरीबी का जो दुष्चक्र है वो तोड़ दिया जाता है और विकास एक सामान्य दशा बन जाती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना तेजी से होती है, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगता है। तकनीकी विकास, नव प्रवर्तन अर्थव्यवस्था की एक स्थायी विशेषता बन जाते हैं। कृषि क्षेत्र में जो संलग्न जनसंख्या होती है उसका प्रतिशत 75% से घटकर लगभग 40% के आसपास आ जाता है। जो निवेश की दर है वो कुल राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़कर 10% या इससे भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि जनसंख्या की वृद्धि दर से अवश्य ही अधिक होती है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर से निवेश की वृद्धि दर अधिक होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। साख की व्यवस्था का फैलाव होने लगता है, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, आयातों का स्वरूप चेंज होता है। पहले हम आयात में प्राकृतिक संसाधनों का जो है निर्यात करते थे और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते थे, तो अब निर्यात में नई और अधिक संभावनाओं का विकास होने लगता है और दूसरी निर्माण वस्तुओं का भी निर्यात करने लग जाते हैं और विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत तत्वों का स्वरूप पूर्णतया बदल जाता है। राष्ट्रीय भावना जो कि आत्मस्फूर्ति की प्रेरक शक्ति होती है का विकास हो जाता है। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं, जिनमें पहली है कि शुद्ध जो निवेश है वो राष्ट्रीय आय का 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और जो निवेश की वृद्धि दर है वो जनसंख्या की वृद्धि दर से भी अधिक होनी चाहिए, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर को हम बनाए रख सकें। अगर रोस्टोव के अनुसार की विकास की प्रारंभिक अवस्था में पूंजी उत्पाद अनुपात, सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात अगर 3.5:1 मान लिया जाए और उसकी देश की जनसंख्या 1 से 1.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो प्रति व्यक्ति आय में 2% की वृद्धि लाने के लिए राष्ट्रीय उपज का 10.5% से 12.5% भाग निरंतर विनियोग किया जाना चाहिए। यानी उनका मानना था कि इस प्रकार से जो हम विनियोग कर रहे हैं वो जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा होना चाहिए और व्यक्तिगत बचतों को गतिशील किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत बचतें किस प्रकार से गतिशील हो सकती है कि अनावश्यक उपभोग को घटाया जाए, यानी जो मंदिरों के निर्माण में या इस प्रकार से जो व्यर्थ अनुत्पादक कार्यों पर जो पैसा खर्च किया जा रहा था वो नहीं किया जाए और ऐसी वित्तीय संस्थाओं का विस्तार कर दिया जाए जो पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा सके। कुछ चुने हुए क्षेत्रों का विकास तेजी से किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों का जो अर्जित लाभ है उसका अधिकांश भाग उत्पादक विनियोग में लगाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया दूसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि अर्थव्यवस्था में अग्रगामी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लीडिंग सेक्टर का विकास होना चाहिए। एक अर्थव्यवस्था को इस दृष्टि से हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जैसे प्राथमिक विकास क्षेत्र, जिसमें नवप्रवर्तन यानी नई तकनीक के प्रयोग की अधिक संभावनाएं होने के कारण अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित ऊंची विकास दर है वो प्राप्त की जा सकती है। प्राथमिक क्षेत्र अपनी उच्च विकास क्षमता के कारण अन्य क्षेत्रों के लिए भी विस्तारात्मक शक्तियां उत्पन्न करते हैं। इंग्लैंड के रोस्टोव ने बताया कि जो इंग्लैंड है उनके आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग ने अग्रगामी क्षेत्र की भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने कहा पूरक विकास क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होते हैं जिनकी तीव्र प्रगति इन प्राथमिक विकास क्षेत्रों की प्रगति का परिणाम होती है। जैसे रेल उद्योग का विकास प्राथमिक विकास क्षेत्र है, तो इस पर आश्रित जो उद्योग हैं, अगर हम रेलवे का विकास करेंगे तो लोहा, कोयला, इस्पात उद्योग इन सब का विकास अपने आप ही होने लगेगा। तो रेलवे अगर प्राथमिक क्षेत्र है तो लोहा, कोयला और इस्पात उद्योग पूरक क्षेत्र हो गए, तो इन पूरक क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए।
फिर है व्युत्पन्न विकास क्षेत्र। तो जिन क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार की संभावना राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन अथवा किन्हीं अन्य परिवर्तनशील तत्वों के साथ जुड़ी होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न क्षेत्र कहते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने पर खाद्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ाना तथा अधिक मकानों तथा वाहनों का निर्माण करना, ये व्युत्पन्न विकास क्षेत्र के उदाहरण कहे जा सकते हैं। यानी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा मकानों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा वाहनों की जरूरत पड़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ते ही ये अपने आप ही व्युत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव उसके प्राथमिक विकास क्षेत्र पर ही रखी जा सकती है। चूंकि जो इन क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर जो है वो ऊंचा होता है, इसलिए इनके विकास से एक तरफ तो राष्ट्रीय उत्पादन, आय, बचत, विनियोग आदि में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर नए नए निर्माण उद्योगों का जन्म भी होता है। तो रोस्टोव महोदय का ऐसा मानना था कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग, अमेरिका एवं फ्रांस में रेल उद्योग, जर्मनी में इंजीनियरिंग उद्योग, जापान में रेल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, स्वीडन में लकड़ी उद्योग, न्यूजीलैंड में मांस तथा मक्खन उद्योग आदि प्राथमिक विकास क्षेत्र रहे हैं। और उनके आर्थिक विकास को न केवल इन्होंने मजबूत किया है बल्कि अन्य उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं भी उत्पन्न की है। तो इस प्रकार से आत्मस्फूर्ति की अवस्था में ये जो 3 शर्तें हैं उनमें तीसरी शर्त है कि दो तो पहली तो हमने जो बता दिया आपको, पहली और दूसरी। पहली में था कि शुद्ध निवेश का राष्ट्रीय आय से 10% या उससे अधिक होना, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर से भी अधिक होना। दूसरा फिर अग्रगामी क्षेत्रों का विकास, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, पूरक क्षेत्र और व्युत्पन्न क्षेत्र हो गए। तीसरा उन्होंने बताया कि जो उपयुक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचा होना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचा जो है आवश्यक है। अर्थव्यवस्था की सामाजिक जो संरचना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बचत की दर को पर्याप्त रूप से ऊंचा किया जा सके। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो विदेशी पूंजी के महत्वपूर्ण होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का कार्य घरेलू बचतों पर निर्भर होता है। तो इस संबंध में जो रोस्टोव का कहना था कि आत्मस्फूर्ति के लिए वह समाज अधिक उपयुक्त होगा जो उद्यमशील था, यानी जो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेगा, जो नव परिवर्तनों को लागू करने के लिए तत्पर रहेगा। तो यानी आत्मस्फूर्ति का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण परंपरागत लीक से हटकर के किया जाए, है ना, और उन लोगों को बदल कर उनमें नूतनता, नवीनता और आधुनिकता की भावना को हम भर सकें, तभी जो है उपयुक्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक ढांचे की स्थापना हो सकेगी। इसके संबंध में उन्होंने बताया है, जो हम इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें OS जो है वो एक बचत रेखा है तथा K0Y0 और K1Y1 पूंजी उत्पाद अनुपात वक्र हैं। इन दोनों वक्रों का समानांतर खींचा जाना इस बात का प्रतीक है, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है, जो पूंजी उत्पाद अनुपात है या जो COR है वो स्थिर है, क्योंकि OK0 बटा OY0 इजिकल टू है OK1 बटा OY1 के। तो इस प्रकार से जो TY0 ये देखिए T और T1 है, तो TY0 बटा T0Y1 ये दोनों ही जो मिल करके सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात को व्यक्त करते हैं। तो आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अर्थव्यवस्था का बचत वक्र जो है वो थोड़ा चपटा होता है और उत्पादन वक्र अत्यधिक प्रभावी होता है, जो इस बात को बतलाता है कि समाज अपनी आय में से कुछ भी नहीं बचाता है। और COR काफ़ी ऊंचा है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो काफ़ी ऊंचा होता है। जो 0 समय अवधि दी हुई है, इस 0 समय अवधि पर यह पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर 1 समय अवधि, है ना, फर्स्ट समय अवधि में उत्पादक बन जाता है। और राष्ट्रीय आय, इधर देखिए NND हमने लिखा है, को OY1 स्तर तक बढ़ा देता है, OY0 से OY1 तक बढ़ा देता है। तो आत्मस्फूर्ति की अवस्था में जब OI1 निवेश किया जाता है तो उत्पादक पूंजी की वृद्धि और भी अधिक तेजी के साथ होती है और COR घट करके T1Y1 बटा Y1
y2 हो जाता है ना। पहले हमने बताया था T1 y0 बटा y0 y1, तो उसकी तुलना में ये T1 y1 बटा y1 y2 जो है कम हो जाता है, COR घट जाता है। तो एक तरफ निवेश का ढांचा बदलता है, तो दूसरी ओर जो COR वक्र है ना, जो T1 से लेकर y2 तक है ना, T1 से y2 तक, ये देखिए COR वक्र अधिक चपटा होने लगता है। पहले ये I1 से T तक तो क्षैतिज रहता है और फिर T1 से y2 तक ये चपटा होता है, और राष्ट्रीय आय OY1 से बढ़ करके OY2 हो जाती है, जो शुद्ध निवेश की मात्रा को OI1 से बढ़ा करके और ऊंचे स्तर पर OI2 पर ले जाती है। अर्थव्यवस्था में आत्मस्फूर्ति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और यदि विकास का ये क्रम जारी रहता है तो अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाती है। इसके पश्चात जो है चौथी जो अवस्था है वो है परिपक्वता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी। आत्मस्फूर्ति अर्थात जो है छलांग लगाना, आत्मस्फूर्ति का मतलब जब वो अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद अर्थव्यवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। रोस्टो का ऐसा मानना था कि इस अवस्था में जब जो है समाज ने अपने अधिकांश साधनों में तत्कालीन या आधुनिक तकनीक को प्रभावपूर्ण ढंग से अपना लिया होता है, तभी यह अवस्था आती है। या परिपक्वता वह अवस्था है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था उन भौतिक उद्योगों से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है जिन्होंने उसकी आत्मस्फूर्ति को संभव बनाया है, और आधुनिक प्रौद्योगिकी को पूर्ण कुशलता के साथ अपने अधिकांश साधन क्षेत्रों पर लागू करने का सामर्थ्य रखती है। तो इस प्रकार इस अवस्था में जो विनियोग की राशि है वो रोस्टोव के अनुसार 10 से 20% के बीच रहती है, और उत्पादन वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक होती है। अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित झटके सहन कर सकती है इसमें, और रोस्टोव ने कुछ राष्ट्रों के बारे में बताया था कि इंग्लैंड ने ये अवस्था 1830 में, अमेरिका ने 1900 में, जर्मनी ने 1910 में, फ्रांस ने 1910 में, स्वीडन 1930 में, जापान ने 1940 में और रूस 1950 में तथा कनाडा भी 1950 में इस अवस्था को प्राप्त कर चुका था। रोस्टोव का कहना था कि ये जो अवस्था है एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, और एक समाज स्व या आत्मस्फूर्त अवस्था के प्रारंभ होने के 60 वर्ष बाद इस परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परंतु फिर भी स्पष्टतया जो है इस अवधि के लिए कोई निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कोई भी देश जो है परिपक्वता की अवस्था में आ जाता है तो उसमें कुछ जो है परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कि उसकी जो कार्यकारी शक्ति की संरचना है वो बदल जाती है। तो और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है, तो कृषि कार्य में जो संलग्न जनसंख्या होती है उसका अनुपात घट जाता है, श्रम शक्ति कार्यकुशल हो जाती है और वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की बजाय शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। शहरी जनसंख्या में प्रशिक्षित और सफ़ेदपोश श्रमिक, जिसे हम क्लर्क कहते हैं, का अनुपात साधारण श्रमिकों से अधिक हो जाता है। श्रम शक्ति में जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए श्रमिक संगठित होने लगते हैं, यानी श्रमिक संगठनों का निर्माण होने लगता है। फिर है कि जो उद्यम या उसकी प्रकृति है वो इस प्रकार से बदल जाती है कि कठोर एवं श्रमिक मालिकों का स्थान अब जो है सभ्य व विनम्र प्रबंधकों के हाथों में आ जाता है, यानी CEO हो जाते हैं। जो मालिक होते हैं फैक्ट्रियों के या जो परिश्रमी या कठोर प्रकार के मालिक थे वो बदल जाते हैं, और अब उसकी जगह विनम्र स्वभाव के नए जो हैं प्रबंधक आ जाते हैं, जिन्हें आजकल हम CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो तीव्र औद्योगिकरण जो होता है उसके चमत्कारों से समाज एक तरफ तो पर्याप्त रूप से लाभान्वित होता है, तो और दूसरी तरफ उससे ऊब भी जाता है। तो उससे ऊब जाने के कारण वो और अधिक नूतनताओं की मांग करने लगता है जो वापस से परिवर्तन ला सके। तो इस प्रकार से इसमें नई तकनीकों की खोज होती है, नए उद्योग फलते फूलते हैं, और जैसे भारी इंजीनियरिंग वस्तुओं के उद्योगों के स्थान पर जो मशीन है, रसायन है, अन्य विद्युत यंत्र उद्योगों का विकास होने लगता है। इसके पश्चात जो है पांचवी अवस्था है कि अत्यधिक उपभोग की अवस्था। जब अर्थव्यवस्था परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त कर लेती है
तो उसके बाद में वो अत्यधिक उपभोग की अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था का जो काल है वो अधिक लंबा नहीं होता है। इसमें जो है अग्रगामी क्षेत्र में जो अधिकतर है वो टिकाऊ उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने लगते हैं, यानी कंज्यूमर स्किंग, उपभोक्ताओं का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण उपभोग का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। जैसे मोटर कारें और घरेलू जो जीवन से संबंध अन्य उपकरण हैं, इनका प्रयोग काफ़ी मात्रा में होने लगता है। एसी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और समाज का ध्यान अब उत्पादन से हटकर उपभोग पर, यानी लोगों के भौतिक कल्याण की तरफ केंद्रित हो जाता है। तो इस काल में पूर्ति की अपेक्षा मांग, उत्पादन की अपेक्षा उपभोग और आर्थिक विकास की अपेक्षा समाज के भौतिक कल्याण का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली है कि उपभोग का स्तर जो है उच्चतम हो जाता है। औद्योगिक जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। टिकाऊ उपभोक्ता सामानों का उत्पादन व उपभोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है। देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिवर्तनों के बाद समाज आधुनिक तकनीक में और अधिक विस्तृत परिवर्तन स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। जब परिपक्वता की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन शक्तियां 3 दिशाओं में से किसी भी दिशा में लगा सकती है। पहली तो ये है कि वो अपना बाहरी प्रभाव व शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करे। जैसे हम देख रहे हैं अमेरिका, रूस, चाइना आदि ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है उसमें अपनी शक्ति का विस्तार करना। या फिर दूसरा वो ये कर सकता है कि अपने देश के लोगों की सामाजिक सुरक्षा, उनके श्रम कल्याण तथा आय के समान वितरण के द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। और तीसरा ये कर सकते हैं कि व्यक्तिगत उपभोग को बढ़ाना और उसको प्राथमिकता देना, और इस दृष्टि से राष्ट्रीय साधनों को बड़ी मात्रा में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाना। तो इन तीनों के संबंध में विभिन्न देशों द्वारा स्वीकृत उद्देश्य और दिशाओं में कोई एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। कोई देश उपरोक्त मार्गों में से किस मार्ग को अपनाता है, यह निर्णय उस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक दशाओं पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार को चुना था, तो अमेरिका द्वारा व्यक्तिगत उपभोग को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाने लगा था, लेकिन अब अमेरिका द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार को चुना जा रहा है। इसके विपरीत इंग्लैंड और जापान ने कल्याणकारी राज्य के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 1920 में अत्यधिक उपभोग की अवस्था में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका था। उसके बाद दूसरे नंबर पर नंबर आता है ग्रेट ब्रिटेन का, जिसने 1930 में इसे प्राप्त किया। 1950 में जापान और कुछ पश्चिम देशों द्वारा यह अवस्था प्राप्त कर ली गई थी। साम्यवादी देश जो रूस है उसने 1953 के आसपास, जब वहाँ स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी, उसके आसपास इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था। तो अत्यधिक उपभोग की जो अवस्था है उसमें हमने देखा कि जो मांग पक्ष है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उत्पादन की जो समस्याओं के सापेक्ष उपभोग पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। यानी अब उपभोक्ता जो है वो राजा बन जाता है, जिस प्रकार की वो मांग करता है उसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगता है। कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से जो आर्थिक विषमता है उसमें कमी करने के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, जैसे मनरेगा है या इस प्रकार के कार्यक्रम। और यदि जनसंख्या को जो अधिकांश जो भाग है वो सेवा क्षेत्र से अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। श्रमिकों के हितों के लिए सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न उपाय भी अपनाए जाने लगते हैं। अब जो रोस्टोव ने दिया जो अवस्थाएं बताई है, निसंदेह रूप से जो अवस्थाएं हैं ये अत्यंत क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है। परंतु फिर भी जो कुछ अर्थशास्त्री हुए हैं, जैसे मॉयर एम बॉल्डविन, साइमन कुजनेट्स, कैरन क्रॉस, ड्रूमॉन्ड, स्ट्रीटन, प्रोफेसर सेन और हबाकुक, इन लोगों ने रोस्टोव के दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण माना और कहा कि जो उन्होंने जो अवस्थाएं प्रस्तुत की है ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कई आधारों पर इनकी आलोचना की है, जिनमें सबसे पहला आधार उन्होंने बताया कि हम इतिहास को निश्चित अवस्थाओं में नहीं बांट सकते।
प्रोफेसर मायर ने कहा कि ये बताया कि इतिहास को निश्चित अवस्थाओं में न तो बांटना संभव है और न ही ये जरूरी है कि सभी देश एक ही प्रकार की अवस्थाओं में से होकर गुजरे। यानी कि ये कहना कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था सदैव विकास के एक ही मार्ग को अपनाती है और उसका एक सा भूत तथा भविष्य होता है, अवस्थाओं के क्रम की आवश्यकता से अधिक सरलीकरण कर देना होगा। प्रोफेसर हबाकुक ने तो ऐतिहासिक तथ्य देते हुए बताया था कि जो अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने जो है परंपरागत समाज की अवस्था में से बिना गुजरे ही जो है आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशाओं की अवस्था में प्रवेश कर लिया था, यानी वो परंपरागत समाज की अवस्था में गए ही नहीं थे। फिर दूसरा उन्होंने बताया, गर्सेन क्रोन ने ये आलोचना की कि प्रत्येक देश आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता अवश्य है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि एक देश रोस्टोव द्वारा वर्णित अवस्थाओं में से ही होकर गुजरे। अवस्थाओं का क्रम अलग अलग हो सकता है, यानी भिन्न हो सकता है। फिर जो तीसरी आलोचना इसकी की गई वो की गई कि कुजनेट्स तथा कैन क्रॉस द्वारा। उन्होंने कहा कि रोस्टोव ने जो ये आर्थिक विकास की अवस्थाएं दी है, ये एक दूसरे से भिन्न न होकर परस्पर व्यापी है, यानी ओवरलैपिंग होती है इनमें। जैसे एक अवस्था की विशेषताएं दूसरे अवस्था की विशेषताओं में भी देखने को मिलती है। जैसे न्यूजीलैंड, डेनमार्क जो आदि देश हैं, वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था में भी कृषि का अत्यधिक विकास उन राष्ट्रों में हुआ था, जबकि रोस्टोव के अनुसार जो कृषि विकास है वो परंपरागत समाज की अवस्था में ही होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि परंपरागत समाज की अवस्था के पश्चात आत्मस्फूर्ति की अवस्था में भी कृषि को महत्व दिया जा सकता है। फिर एक अवस्था का हम पता कैसे लगाएं, है ना, कि कौन सा देश विकास की किस अवस्था में है, इसकी जांच करने हेतु हमें पर्याप्त सांख्यिकीय सूचनाओं का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा, फिर हमें इस बात का कैसे पता चले कि किसी देश में अमुक अवस्था का काल पूरा हो चुका है और एक के बाद दूसरी अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, तो हमें अवस्थाओं का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो आत्मपोषित विकास का जो विचार दिया गया है वो भ्रमोत्पादक है। इसकी आलोचना कुजनेट्स ने की है कि जो आत्मनिर्भर विकास का जो विचार है वह भ्रमपूर्ण है, क्योंकि विशेषताओं की दृष्टि से ये आत्मस्फूर्ति की अवस्था के ही समान है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं के बीच की विभाजन रेखा स्पष्ट नहीं है। और दूसरा कि कोई भी विकास शुद्ध रूप से आत्मनिर्भर अथवा आत्मसीमित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके स्वयं को सीमित करने वाले कुछ प्रभाव सदैव बने रहते हैं। विकास जो है उन कुजनेट्स के अनुसार तो एक निरंतर संघर्ष है, जिसे आत्मनिर्भर कहना बहुत ही कठिन हो जाता है। और फिर लास्ट जो है अत्यधिक उपभोग अवस्था काल क्रम के अनुसार नहीं है। आलोचकों का ये कहना है कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो परिपक्वता की अवस्था में बिना प्रवेश किए ही अत्यधिक उपभोग की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि रोस्टोव का जो कालक्रम है उसके विरुद्ध जाता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न आलोचकों ने जो है भिन्न भिन्न आलोचनाएं की है। कुछ आलोचनाएं जो रोस्टोव की आत्मस्फूर्ति की अवस्था को लेकर उनका अध्ययन था उसके बारे में भी की गई। जैसे रोस्टोव ने बताया कि भारत का आत्मस्फूर्ति वर्ष 1937, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर 1952 कर दिया। तो इतिहासकारों का ये कहना था कि आत्मस्फूर्ति की तिथियां जो है वो संदेह उत्पन्न करती है, और रोस्टोव द्वारा जो सुझाई गई तिथियां हैं वो सही है या गलत, इसका निर्धारण एक अनुसंधान के बाद ही हो सकता है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बताया था कि जो निवेश की वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक होनी चाहिए और जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन आलोचकों का ऐसा कहना था कि ये एकमात्र कल्पना है, इसका कोई संख्यात्मक आधार नहीं है, और जो रोस्टोव ने जो आंकड़े दिए उससे भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा था कि अग्रगामी क्षेत्रों का जो है विस्तार होना चाहिए, है ना, और रोस्टोव ने इस क्षेत्र में कुछ चुने हुए उद्योगों को शामिल किया था, जबकि अर्थशास्त्रियों को ऐसा मानना था कि आर्थिक विकास कुछ गिने चुने क्षेत्रों के विकास से नहीं होता है, और इसकी पुष्टि जो है इतिहास द्वारा नहीं होती है। कुछ अग्रगामी क्षेत्रों के विकास करने से आर्थिक विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की गई।
अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इन रोस्टोव की अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हम ये बता सकें कि भारत किस अवस्था में है। तो निसंदेह रूप से हम ये देख करके, इन अवस्थाओं को देख करके बता सकते हैं कि भारत जो प्रथम दो अवस्थाएं हैं, एक तो परंपरागत समाज की अवस्था और दूसरी आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाएं, इन दोनों अवस्थाओं को तो पार कर चुका है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत वास्तव में आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है और परिपक्वता की अवस्था की ओर अग्रसर है। इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कि जो है विभिन्न जो मत हैं उनके बारे में हम विचार नहीं कर लेते हैं। तो हम देखें तो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया, हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, भूमि सुधार किए, शिक्षा का प्रसार किया, निर्माणकारी एवं सेवा उद्योगों की हमने स्थापना की, पूंजी एवं बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में हमने वृद्धि की, प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बढ़ी है, निजी क्षेत्र के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग व्यय बढ़ा है, विदेशी पूंजी का उपयोग भी किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जनसंख्या ने गतिशीलता भी दिखाई है। तो इन सब बातों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत विकास की जो प्रथम दो अवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर चुका है या उनको लांघ चुका है या छलांग लगा चुका है। तो जहाँ तक आत्मस्फूर्ति की अवस्था का संबंध है, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार जो पहली शर्त है वो है कि बचत और विनियोग का अनुपात राष्ट्रीय आय के 10% पर या उससे अधिक होना चाहिए, है ना। भारत 1960-61 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में निवेश का अनुपात 1950-51 में 5.5% था, जो बढ़ करके 1964-65 में 14.4% हो गया था, और घरेलू बचतों का अनुपात 5.5% से बढ़कर 10.5% हो गया था। तो रोस्टोव का अगर हम कहना माने तो ये दोनों बातें इस बात का प्रमाण है कि भारत 1952 में आत्मस्फूर्ति में प्रवेश कर चुका था और 1964-65 में इस अवस्था को लांघ चुका था। फिर दूसरी शर्त जो रोस्टोव ने बताई, अग्रगामी क्षेत्रों का विकास। तो हम देखें तो 1964-65 तक औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुके थे। जैसे कृषि उत्पादन का जो सूचकांक है 1950-51 में 45.6 था, जो 64-65 में बढ़ करके 158.4 हो गया था, और औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जो 1950-51 में 73.5 था, बढ़कर 186.9 1964-65 में हो चुका था। तो आत्मस्फूर्ति की जो तीसरी शर्त है उसके अनुसार भारत के योजनाबद्ध विकास ने देश में एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया है जो आधुनिक क्षेत्र के विस्तार का आधार बन सकता है, और संस्थानिक व सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना और प्रशासनीय दक्षता व कर्तव्यपरायणता का बढ़ता हुआ स्तर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मस्फूर्ति की अधिकांश शर्तों को पूरा कर चुकी है। तो क्या अभी भी ये मत है जो इस पक्ष में है कि भारत दो अवस्थाओं को पार कर चुका है। कुछ विचारक जो हैं उनका ये मानना है कि जो उपरोक्त तीनों शर्तें जो हमने बताई थी उनकी उपस्थिति मात्र से हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भारत जो तीसरी योजना में या 1964-65 में आत्मस्फूर्ति को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि रोस्टोव के अनुसार जो आत्मस्फूर्ति का काल भारत के लिए 1952 है, लेकिन योजना के अंतिम चरण तक, जो दूसरी योजना हमारी थी उसके अंतिम चरण तक देश आत्मस्फूर्ति की पूर्व आवश्यकताओं के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। तो भारत ने अकालिक आत्मस्फूर्ति का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1950 से लेकर के और 1965 तक का जो अवधि है के बीच में जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है 3.8% वार्षिक दर से बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1.8% वार्षिक ही रही है। जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि है वो 2.5% रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम हुई है। बचत व विनियोग जो है वो 7.5% से बढ़ करके 11% तो हमने कर लिया है, जो कि आत्मस्फूर्ति की आवश्यकता से काफ़ी कम है। फिर तीसरी योजना का जो अंतिम वर्ष है 1965-66, उसमें राष्ट्रीय आय 5.6% घट गई थी और ये 1960-61 के स्तर पर आ गई थी।
घरेलू बचतों की दर जो 1965-66 में 10.5% से घट करके और 1966-67 में 8.2% और 1967-68 में 8% रह गई। तो इस प्रकार से जो अस्थिर विकास दर है या कृषि का अधिक महत्व है, जो मुद्रास्फीतिक दबाव है, जो भारत में अपार निर्धनता है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, वो इस बात के संकेत हैं कि भारत ने अभी तक आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं किया गया है। तो अब कुछ जो मत हैं वो ये कहते हैं कि भारत ने आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और कुछ अपने प्रमाण या सांख्यिकी के माध्यम से ये प्रमाण देते हैं कि भारत ने आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं किया गया है। तो क्या ये जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था है वो भारत में क्यों टलती रही है? तो हमारे अब तक के जो संपूर्ण नियोजन में कृषि उद्योग का विकास एक प्रमुख आधार रहा है। प्रथम 2 योजनाओं में हमने कृषि क्षेत्र की प्रगति अवश्य की है, परंतु तीसरी और जो चौथी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें कृषि उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका था। एक तरफ खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े तो दूसरी तरफ हमारी आयातों पर निर्भरता भी बढ़ी। इस प्रकार से जो औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 70% जो वृद्धि का था वो केवल 40% वृद्धि ही प्राप्त कर सके हैं। तो इस जो अवधि में है बचत व विनियोग की वृद्धि जो है वो आशा के अनुकूल नहीं हुई है। देश में जो है मूल्य वृद्धि तेजी से हुई है। बचत व विनियोग की दर, आयात निर्यात, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आदि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 1966 से लेकर 68 में जो है रिसेशन आया था, मंदी की स्थिति है ना, ने अर्थव्यवस्था को और झकझोर दिया है, जिसका कंपन आज भी औद्योगिक क्षेत्र पर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक युद्ध भी अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार बढ़ा देते हैं। तो हमने 3 युद्ध भी झेले हैं। तो इस काल में जो है कुशल श्रम शक्ति का विकास या कुशल श्रम शक्ति का निर्माण नहीं किया जा सका, और न ही जनता में विकास व प्रगति के प्रति उत्साह व जागरूकता देखने को मिली है। योजनाएं इसलिए चलती रही क्योंकि योजनाओं को हमें चलाना था। तो चूंकि हमने देखा कि तीसरी योजना जो है वो बचत तथा निवेश वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ रही है, किंतु रोस्टोव द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को अगर हम स्वीकार कर लें और ये मान लें कि निवेश जो है 10% से चूंकि ऊपर हो चुका था, तो उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि भारत तीसरी योजना के दौरान आत्मस्फूर्ति को प्राप्त कर चुका था। हम आज की वर्तमान की व्यवस्था भी देखें तो भारत में अब उपभोग की ओर हम बढ़ने लग गए हैं, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया है। तो अगर हम ऐसा माने तो ऐसी स्थिति में हम जो है आत्मस्फूर्ति की अवस्था को भी पार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है उसका महत्व आज भी बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, विदेशी पूंजी को हम आज भी आकर्षित कर रहे हैं, घरेलू बचतों का हम जो है विकास कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में तो पहुंच चुका है,